बेंजीन 16 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन 2 तक सॉल्व कर लिए थे। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे और आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है इसका 12, 15 और 21 के हमें HCF तथा LCM ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 12 के फैक्टर लिखेंगे। तो यहाँ पर 12 और इसके फैक्टर करेंगे 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो इस तरह से 12 के फैक्टर क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, ये 12 के फैक्टर हुए। फिर इसके बाद हम 15 के फैक्टर करेंगे। तो 15 के कितने होते हैं? 3 पंजे 15 होते हैं। तो इसको लिखेंगे 3 गुणा 5। फिर इसके बाद हम 21 के फैक्टर लिखेंगे और 21 के फैक्टर क्या होते हैं? 7 तिया 21, यानी 3 गुणा 7 होते हैं। ये 21 के फैक्टर हो जाएंगे। अब हमने इसके फैक्टर तो आसानी से निकाल लिए। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? HCF और LCM इसके हम बताएंगे। ठीक है, तो HCF के लिए मैंने आपको क्या बताया था? HCF के लिए मैंने आपको बताया था कि हमने जो फैक्टर किए हैं, जैसे 12 के फैक्टर ये आए और 13 के फैक्टर ये आए और 21 के फैक्टर ये आए, तो इन सभी फैक्टरों में कॉमन नंबर देखेंगे। हम क्या देखेंगे? कॉमन। और कॉमन तीनों में देखना होता है प्यारे बच्चों। जो तीनों के जो गुणनखंड आए हैं, इन गुणनखंडों में देखना है हमें जो संख्या कॉमन है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? HCF। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 12, 15 और 21 तीनों में कॉमन संख्या क्या है? तो तीनों में सिर्फ और सिर्फ एक संख्या कॉमन है, और वो क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। इसके अलावा और कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर इसमें कोई एक नंबर और कॉमन होता तो उसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देते। क्या कर देते? मल्टीप्लाई कर देते, तो वो हमारा HCF हो जाता। फिर इसके बाद हम LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM। तो गुणनखंड विधि के द्वारा ही हमें LCM और HCF निकाल रहे हैं बच्चों। इसमें भाग विधि ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि इसके लिए कहा नहीं गया है। तो अब इसका हम LCM निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें LCM के लिए, सबसे पहले मैं 2 की बात करूँगा। तो 2 अधिकतम कितनी बार आया है? इसमें अधिकतम 1 बार आया है। इसमें आया ही नहीं है, इसमें भी नहीं आया है। तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद मैं 3 की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा? 3 की बात करूँगा। तो यहाँ पर 3 अधिकतम कितनी बार आया है? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ 3 अधिकतम 2 बार आया है, मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद 5 अधिकतम 1 बार आया है इस लाइन में। फिर 21 देखेंगे और 21 अधिकतम ये भी 1 बार आया है। कितनी बार आया है? 1 बार आया है। अब इनकी हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 गुणा 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, गुणा 5 गुणा 7। फिर इन सभी नंबरों की क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 दूनी 10 गुणा 9 सत्ते 63। तो इसका LCM कितना आ जाएगा? 630 इसका LCM हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 630 इसका LCM हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे और उसका भी HCF और LCM प्राप्त करेंगे। तो इसका दूसरा पार्ट क्या है? दूसरे पार्ट में है 23, 17, 23, 23 और कितना है? और इसमें है 29। कितना है? 29। तो इसका HCF निकालेंगे और LCM।
तो HCF के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो 17 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 1 गुणा 17। फिर 23 के करेंगे और 23 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 23 के फैक्टर हो जाएंगे 1 गुणा 23 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 1 गुणा 23। फिर इसके बाद 29 के फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर 29 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 1 गुणा 29, इस तरह से। अब अगर हम देखें HCF की बात करें, किसकी बात करें, HCF की बात करें, तो तीनों में क्या संख्या कौन सी कॉमन है इसमें, तो तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है, तीनों में 1 कॉमन है, तो 1 लिखेंगे। इसके अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं है, और कोई नंबर कॉमन नहीं है तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम LCM निकालेंगे, LCM। तो LCM कितना हो जाएगा, यहाँ इसमें देखें तो 17 अधिकतम एक बार आया है, 23 भी एक बार आया है, और 29 भी एक बार आया है। तो इन सभी नंबरों की हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 17 × 51 का 1, 17 दूनी 34 और 5 39 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 29। अब इसमें 29 की मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो 391 में 29 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 एकम 9 आ जाएगा, 9 नाम 81 का 1 आएगा, हासिल 8 हो जाएंगे, 9 तिया 27 और 8 35। फिर 2 की गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 नाम 18 का 8, हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7। इन सब को ऐड कर लेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 8 और 5 13 का 3 हो जाएगा, फिर 7 3 10 और 1 11 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि इसका जो LCM निकल के आया वो कितना आया, 11,339 इसका LCM आया। तो एक बार और चेक कर लेते हैं, 17 × 51 का 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39। फिर 29 की गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 नाम 81 का 1 हासिल 8, 9 तिया 27 और 8 35 गुणा 2 दूनी मतलब 2 एकम 2 और 8 नाम 2 एकम 2, 2 नाम 18 का 8 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7। इनको ऐड कर लेंगे, 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 8 5 13 का 3, 10 और 1 11। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद हम इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, ये गणित है, ये अदरवाइज कोई और सब्जेक्ट नहीं है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको कभी भी आप लोग रटोगे नहीं। हमेशा ये सब्जेक्ट समझने का सब्जेक्ट होता है। यदि आप लोग समझ जाओगे तो कभी भी कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों नहीं समझ पाए, आप पेपर में भी रट के जाते हो और मान लो वही क्वेश्चन आ जाता है, तो आप 100% मैं कह सकता हूँ उस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। अगर आपकी समझ में आ गया है क्वेश्चन तो 1 महीना बाद 2 महीना बाद भी आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को समझना होता है, आप लोग ध्यान से समझेंगे। एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। ठीक है, बस आपका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं यहाँ से रफ करूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें कहा गया है HCF 306, 657
बराबर 9, बराबर 9 दिया है, 9 दिया है। LCM ज्ञात कीजिए, यानी LCM 657 कितना है, 657 का क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको पहले भी एक फॉर्मूला बता चुका हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM होता है। तो फॉर्मूला होता है इसका, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM, ये है। तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पर, तो पहली संख्या इसमें कितना है, इस क्वेश्चन के मतलब इस फॉर्मूले के अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या दी है और इनका HCF भी दिया है साथ ही साथ में, और यहाँ LCM भी ज्ञात करना है दोनों का। तो अब जब इसको हल करेंगे तो इस फॉर्मूले को लिखेंगे यहाँ पर, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो पहली संख्या इसमें कितना है, 306 है, दूसरी संख्या 657 है, HCF 9 है और LCM हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, LCM हमें ज्ञात करना है। आप चाहो तो LCM को X मान सकते हो या कोई भी नंबर मान सकते हो, अपनी ये आपकी चॉइस है। तो LCM बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 306 मल्टीप्लाई 657/9 हो जाएगा। फिर इसके बाद 9 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 तिया 27, 3 बचेगा और 9 चौक 36 आ जाएगा। मतलब यहाँ आएगा 34 गुणा 657 आएगा। क्या आएगा, 34 गुणा 657 आएगा। अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 657 में 34 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2, 6 चौक 24 और 2 26 गुणा। फिर इसके बाद 3 की मल्टीप्लाई साथ में करेंगे, 3 सत्ते 21 का 1, 3 पंजे 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 3 छंग 18 और 1 19। तो ये कितना हो जाएगा, 8, 3, 7 और 6 13 का 3, 9 2 11, 11 और 1 12 का 2, 1 2, यानी कुल मिलाकर के हमारा पास आएगा 22,338 आएगा। इसका क्या आएगा, 22,338 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी मल्टीप्लाई की और हमारा एलसीएम निकल के आया 22,338 और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक बार और मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं। 7 चौक 28 का 8, 20, 22 का 2, 24, 26, ठीक है। 3 7 21 का 1, कैरी 2, 15, 2 17, 3 छंग 18 और 1 19। फिर इनको ऐड करेंगे तो 8, 3, 3, 11, 12 का 2 और ये कितना हो जाएगा, 1 और 1 2। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया। तो बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के माध्यम से, क्योंकि परीक्षाओं में ये क्वेश्चन सबसे अधिक बार पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रश्नावली में ये प्रश्न सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, अब हम आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 5।
तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या स्मॉल n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त हो सकती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है, अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, और प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 अनंत तक चलती हैं। संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके फैक्टर 2 गुणा 5 होने चाहिए। कितने होने चाहिए भाई? कोई भी संख्या है अगर 0 पर समाप्त होगी तो उसके फैक्टर में 2 गुणा 5 होगा, तभी तो 10 आएगा, तभी तो लास्ट में हमें 0 मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो कम से कम उसके गुणनखंड में 2 गुणा 5 होना चाहिए। 2 गुणा 5 होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके जो गुणनखंड हैं वो 2 गुणा 5 के रूप में होने चाहिए। मतलब उनके जो गुणनखंड है उसमें 2 गुणा 5 होना ही चाहिए। अगर 2 गुणा 5 है तभी कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। अब यहाँ पर 6 की पावर n है, चूँकि 6 की पावर n है और इसके मैं फैक्टर करूँगा तो 2 गुणा 3 की पावर n, तो इसके फैक्टर में 2 गुणा 3 है, तो 2 गुणा 5 तो इसमें नहीं है। तो ये संख्या कभी 0 पर समाप्त हो सकती है? तो ये संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो ये लिखेंगे इसलिए 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 गुणा 5 नहीं है। इसलिए 6 की पावर n के गुणनफल में 2 गुणा 5 नहीं है। या फिर ये लिख सकते हैं
चूँकि 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 गुणा 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n स्मॉल n के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। तो इस तरह से इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी ये समझ में नहीं आती है तो मैं इसका एक दूसरा तरीका और बताता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा लैंग्वेज थ्योरी टाइप की है, तो आप वैसे ही थ्योरी टाइप की लैंग्वेज से डरते हैं, तो मैं इसका दूसरा तरीका बताऊंगा। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूं। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन का हम दूसरा तरीका बताते हैं कि इसको आसान वे में कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्राकृत संख्या से। तो प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ कि वे संख्याएं जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से, 2 से, 3, 4 और आगे भी इसी तरह से अनंत तक जाएंगी। तो यहाँ पर 6 की पावर n को हमें ये दिखाना है कि क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है। तो कैसे दिखाएंगे? 6 की पावर n है यहाँ पर। अगर मैं n बराबर प्राकृतिक संख्या 1 लेता हूँ तो 6 की पावर कितना हो जाएगा? 1, मतलब इसका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद n बराबर मैं 2 लेता हूँ, कितना ना 2 लेता हूँ, तो 6 की पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब है 6 गुणा 6 और बराबर में कितना आ जाएगा? 6 छंग 36। फिर इसके बाद में n बराबर 3, n बराबर 3 लेंगे इसमें, तो 6 की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 6 गुणा 6 गुणा 6 और बराबर में कितना हो जाएगा? 6 छंग 36 छिक्का 216, कितना हो जाएगा? 216। फिर इसके बाद अगर मैं n बराबर 4 रखता हूँ तो 6 की पावर कितना हो जाएगा? 4 और बराबर में ये हो जाएगा हमारा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर। तो इस तरह से मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 छंग 36, 36 छिक्का 216, फिर 6 की गुणा करेंगे तो 6 छंग 36 का 6, 6 कम 6 3 9 और 6 दूनी 12। इस तरह से तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे हम प्राकृतिक संख्या रख रहे हैं, ये पहले हमने n बराबर 1 रखा तो हमें 6 मिला इसके लास्ट में, n बराबर हमने 2 लिया तब भी हमारा लास्ट में 6 मिला। फिर n बराबर मैंने इसमें 3 रखा तो इसमें फिर से 6 मिला। मतलब मैं जितनी भी संख्या ले रहा हूँ प्राकृतिक संख्या, तो लास्ट में अंक हमें 6 ही प्राप्त हो रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है, अगर हम इसी तरह से आगे भी जाएं, इसी तरह से आगे भी जाएं तो इससे प्राप्त जो संख्या है वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, अंत में हमें 6 ही मिलेगा। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अतः 6 की पावर n प्राकृत संख्या स्मॉल n के लिए अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती। तो इस तरह से मैंने आपको इसके 2 तरीके बताए। पहला तरीका थ्योरी टाइप का था, दूसरा तरीका ये मैथमेटिक्स मेथड है। तो जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 नंबर में इसको पूछ लेते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसमें है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 6
गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 5, इस तरह से संख्या है। और ये हमें बताने कि ये जो संख्या दी गई है क्या ये भाज्य हैं, और भाज्य हैं तो क्यों हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको भाज्य के बारे में बताऊंगा, भाज्य क्या होती हैं। मैंने आपको बताया था अभाज्य वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और 1 से डिवाइड होती हों, और भाज्य संख्या वो होती हैं जो 1 के अलावा अन्य दूसरे नंबरों से भी डिवाइड होती हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। मतलब एक के अलावा और भी इसके गुणनखंड होते हैं। ठीक है, एक से अधिक गुणनखंड जिस संख्या के होते हैं उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। भाज्य वे संख्याएं होती हैं जिसके एक से ज़्यादा गुणनखंड हो, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको मान सकते हैं a बराबर 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इस तरह से हम इसको मान सकते हैं। तो 13 प्लस 13 है यहाँ, तो 13 दोनों में कॉमन है। भाई पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 13 कॉमन है। तो 13 कॉमन है तो 13 हम कॉमन कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ 7 गुणा यहाँ से 11 बचेगा और प्लस 1 बचेगा, क्योंकि हमने यहाँ से 13 कॉमन कर लिया है तो 1 तो बचेगा। अब 13 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 सत्ते 77 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये 13 गुणा 78 हो जाएगा। ठीक, और आगे भी अगर हम चाहें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आगे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 13 सत्ते 91 होते हैं, 13 छिंग 78 होते हैं। क्या होते हैं, 13 गुणा 6 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो हमने क्या देखा, ये जो संख्या आई है ये 13 से भी डिवाइड है और 6 से भी डिवाइड है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि 1 के अलावा अन्य गुणनखंड अगर हैं तो वो संख्या भाज्य संख्या होती है। तो इसमें 1 के अलावा 1 के अतिरिक्त 2 गुणनखंड और मिल रहे हैं। कौन कौन से, 13 मिल रहा है और 6 मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं इसलिए ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। तो ये लिखेंगे चूंकि संख्या में, ये लिखेंगे चूंकि संख्या में 1 के अतिरिक्त 2 गुणनखंड और हैं। 1 के अतिरिक्त 2 गुणनखंड, संख्या में 1 के अतिरिक्त 2 गुणनखंड मिल रहे हैं, यानी मिल रहे हैं इस तरह से। तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या में 1 के अतिरिक्त 2 गुणनखंड और प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो जब 1 से अधिक गुणनखंड मिल रहे हों तो वो संख्या क्या होती है, वो भाज्य संख्या होती है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसलिए संख्या 13 गुणा 78 भाज्य होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका हमने पहला पार्ट सॉल्व किया। फिर आगे भी इसका इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो ये भी सेम इसी तरह से करना है। तो 7 गुणा, इसको चाहो तो आप लोग b बराबर मान सकते हो, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो यहाँ पर 5 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ से बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1
और प्लस 1, तो 5 गुणा, यहाँ से इनमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 की, तो 24 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 का 4, कैरी 2, 6 दूनी 12 और 2 44, 12 और 2 14, तो टोटल कितना हो गया, 144 हो गया। अब इसके बाद इसमें 7 की गुणा और करेंगे, तो 7 चौक 28 का 8, 7 चौक 28, 2 30, 7 एकम 7 और 3 10, तो कितना आ जाएगा 108, मतलब 1008 आएगा, 108 नहीं आएगा, 1008 आएगा। और प्लस कितना हो जाएगा 1, फिर इसके बाद 5 गुणा, इसको हम लिख सकते हैं 109। तो इस संख्या में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये संख्या 1 के अलावा भी 5 से डिवाइड है और 109 से डिवाइड है, मतलब 1 के अलावा इसके 2 गुणनखंड और मिल रहे हैं हमें। सेम इसी तरह से 1 के अलावा जब किसी संख्या के गुणनखंड मिलते हैं तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1 के अलावा भी इसके गुणनखंड हैं, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या होगी। इस तरह से तो बच्चों हमने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको भी इसको नोट करना है अच्छी तरह से और बार बार प्रैक्टिस भी करते रहना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस क्वेश्चन में थ्योरी लिखनी होती है ना, वो क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों पर आप लोग ध्यान देंगे। अब हम आगे इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो बच्चों उस क्वेश्चन को मैं इस पर लिखूंगा नहीं, पढ़ के सुनाऊंगा, सिर्फ सॉल्व करूंगा उसे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है वो। तो पहले मैं इसको रफ करूंगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 इसका लास्ट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। पहले, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर, सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। 18 मिनट। फिर इसके बाद रवि कितना टाइम लगाएगा, तो उसे लिखेंगे रवि द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, 12 मिनट। इस तरह से अब पुनः वे उसी स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वे दोनों पुनः
मिलेंगे। कब मिलेंगे? तो इनका एलसीएम निकाल देंगे हम। क्या निकाल देंगे? एलसीएम 18 का और 12 का। तो जो इसका एलसीएम आएगा उससे मालूम हो जाएगा कि ये दोनों पुनः उस स्थान पर इतने समय पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 18,12 है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 18 के फैक्टर करेंगे। तो 18 के फैक्टर कितने होते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिया 6 तिया 18। फिर 12 के फैक्टर करेंगे, तो जब 12 के फैक्टर करेंगे तो कितने हो जाए? 12 के फैक्टर कितने होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 होते हैं। तो इसका एलसीएम निकालेंगे अब हम। और एलसीएम जब निकालेंगे तो सबसे पहले मैं 2 की बात करूंगा इसमें। 2 अधिकतम कितनी बार आया? 2 बार गुणा, और 3 अधिकतम कितनी बार आया? ये भी 2 बार आया है। तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, और 9 चौक 36। क्या हो जाएगा? 9 चौक 36 मिनट। इसका मतलब ये है कि वे दोनों पुनः उसी स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, सोनिया व रवि अतः सोनिया व रवि 36 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक, तो इस तरह से बच्चों हमने इस प्रश्नावली को सॉल्व कर लिया है। तो इसका एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से करना है, बार बार अभ्यास करना है, रटना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैथ कभी भी रटा नहीं जाता है, मैथ समझा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके सभी क्वेश्चन सॉल्व किए। तो बच्चों इस तरह से अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, और प्यारे बच्चों रिक्वेस्ट करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि आप रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें अच्छी वीडियो बनाना अच्छा लगता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना काफ़ी है। धन्यवाद।